अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से साकिब बशीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, किफ़ायत शारी पॉलिसी के हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए? वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ है और वज़रा वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर ख़ज़ाना ख़ुसूसी तौर पर मौजूद थे, चारों सूबों के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे। अहम फ़ैसले उसमें लिए गए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सबसे पहले मुश्किलात हुकूमत ने अपने ऊपर जो है वो करनी है और फिर आवाम से भी हमने तकाज़ा जो करना है कि उनके लिए ज़ाहिरी बात है मुश्किलात हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। पहले प्राइसेस बढ़ा दी गई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, लेकिन अब कुछ इक़दाम किए गए हैं सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी। पंजाब में सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल अब बंद कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ यानी कि जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो 10 से 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर ये तालीमी इदारे चाहें तो ये ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इम्तिहानात हैं वो पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जो वक्त पर होंगे। अलाउंस में भी जो वज़रा का अलाउंस है उसमें भी 50% कमी कर दी गई है। अफसरान के अलाउंस में भी 50% कमी कर दी गई है। और प्रोटोकॉल की जो गाड़ियाँ हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मैक्सिमम एक गाड़ी किसी वज़ीर के साथ हो सकती है या अफसर के साथ हो सकती है, सिक्योरिटी अगर नागुज़ीर हो तो, वरना ये भी बंद कर दिया गया है। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला किया गया है, सिर्फ जो ज़रूरी अमला है वो दफ्तर आएगा। इसी तरह केपी हुकूमत ने भी अहम फैसले किए हैं। अगर हम बलूचिस्तान हुकूमत की बात करें तो कल से लेकर 23 तारीख तक छुट्टी दी गई है तालीमी इदारों में। इससे हम कॉस्ट कटिंग कितनी कर सकेंगे, हम बचत एनर्जी की कितनी कर सकेंगे, ये सवालात उठ रहे हैं। इस पर हमने आज बात करनी है। दूसरा मामला यह है कि ईरान में नए सुप्रीम लीडर जो हैं मुज्तबा खामनाई, वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं और उनकी आवाज़ सब ने सुनी है। और फिर हमने मनाजिर ये देखे कि जिस वक्त ये ऐलान किया गया उसके बाद ईरानी सड़कों पर निकल आए, तेहरान की सड़कों पर ईरानी निकल आए और कोई ऐसा खौफ महसूस नहीं हो रहा था। रात 3 बजे का वक्त था और ईरानी परचम उठाए सड़कों पर मौजूद थे। रूस ने भी मुबारकबाद दी है, चीन ने भी मुबारकबाद इस हवाले से नए सुप्रीम लीडर को दी है। देखना यह होगा कि नए सुप्रीम लीडर के आ जाने से पॉलिसी में क्या तब्दीली आएगी, पॉलिसी या मौक़िफ़ मज़ीद सख्त हो जाएगा या फिर उसमें कोई नरमी देखने में आएगी। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले कर लेते हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दी गई। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर कि जी आपके पास 40-45 रोज़ का ज़ख़ीरा मौजूद था तो आपने पहले उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया, नया तो आपने तेल मंगवाया नहीं था, फिर कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं और अब ये फैसले किए गए हैं। किफ़ायत शारी पॉलिसी इसको नाम दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमजा, एक बात हमारी क्लियर है। मैंने ये आपने एक हुकूमत के इक़दाम को गिनाया, हुकूमत के इक़दाम को बताया कि आज हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल वज़रा को, सरकारी अफसरान को पेट्रोल ना पिया जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो उनकी सैलरीज कम की जाए, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा कुछ किया जाए। क्या ये फैसला भी किया गया है कि जो बिल आनी है बिजली के, जिन लोगों ने घरों में भी बैठना है, जिन बच्चों ने घरों में रहना है, जिन चले स्कूल तो बंद हो गए वो सरकारी थे, प्राइवेट बंद हो गए वो फीसें वसूल करते थे, ये सारा कुछ हो गया, बाकी सारा कुछ हो गया। क्या हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये ऐलान किया है कि आम लोग जो है, जितने लोग हैं, जितनी पाकिस्तानी कौम है जिसको ये कुर्बानी देनी पड़ रही है 300 से ऊपर पेट्रोल लीटर की, जिसको $1 से महंगा पेट्रोल हो गया है, अब पेट्रोल की और कुछ और चीजों की कीमत एक जैसी हो गई है, तो क्या उन लोगों के बिजली के बिल जो ज्यादा आएंगे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, अब उन लोगों के जो गैस के बिल ज्यादा आएंगे, क्या वो बिल माफ किए जाएंगे 2 माह के लिए? जब तक ये चीजें नहीं हो रही, क्योंकि ये तो फौरी कीमत तो बढ़ा दी। हालांकि यही हुकूमत कहती थी जनाब 2 माह का ज़ख़ीरा होता है और जो कीमत कम होती है अभी 2 माह बाद वो पेट्रोल हमने लेना होता है। तो ये जो हम सब के अवाम की गर्दनों पे छुरी मिली गई है, अवाम जो काटा गया है, अवाम के अंदर से पेट से जो हमारा लीडर कहते थे ना, पेट फाड़ के निकाल लेंगे, क्या पेट फाड़ के निकाल लिए अवाम के पास तो था
तोहफा दे दिया है। आप देखें, मुझे बताएं, ये बच्चों को तो स्कूलों में छुट्टियां आपने दे दी, बच्चों ने घर तो रहना है ना, उस घर में रोटी भी पकनी है, उस घर में सारा कुछ होना है, लेकिन उस बच्चे को स्कूल छोड़ने वाला रिक्शा ड्राइवर, उसकी बच्चे की ईद कैसे गुजरेगी? आप मुझे बता देना, उस स्कूल के चौकीदार की ईद भी तो गुजरनी है। वहाँ पर जो कैंटीन चलाते थे, स्कूल के बाहर जो सामान बेचते थे, जो गली मोहल्लों में सामान बेचते थे, उन लोगों ने तो कुछ ना कुछ करना है ना। वो किस तरह करेंगे? उनके लिए हुकूमत ने कौन सा पैकेज निकाला है? उनके लिए हुकूमत ने क्या किया है? उनके घरों में चूल्हा किस तरह जलेगा? उनके घरों में ईद का हर इशरा किस तरह गुजरेगा? उनके घरों में ईद के रोज क्या मीठी सवैयां पकेंगी? क्या उनके बच्चे नए कपड़े पहन सकेंगे? इसके लिए भी तो हुकूमत को बताना चाहिए था ना। ये जो आप इतनी बचत कर रहे हैं, आज ऐलान ये करते जनाब कि पुरानी कीमतों पे पेट्रोल डीजल ये पेट्रोल मिलेगा, और जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, फायर चुआरी मुहिम में जनाब वज़रा ने जो इतने अरसा इतनी तनाएं ली है, जो MPMNs ने ली है, ब्यूरोक्रेट जिनके पास ये सब कुछ है, उनकी रकम जो कटौती हो रही है, वो हम जनाब किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी उस कौम को देंगे, उस आवाम को देंगे जो बेचारे गरीब है। तो इससे मुतासर हुए। देखिए, एक खरबती आदमी नहीं मुतासर हुआ, वो एक चीज इंडस्ट्री चलाने वाला नहीं मुतासर हुआ, इसलिए कि वो उतनी महंगी चीज कर देगा। खरीदना किसने है? आपने, मैंने जी, कंज्यूमर ने, कैमरामैन ने, आम आदमी ने खरीदनी है ना। क्या इस पे कुछ किया? नहीं किया। और दूसरी बात, अभी भी हम आप कह रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात की, तो हम कल इंशाल्लाह फुटेज चलाएंगे और फुटेज में दिखाएंगे कितनी प्रोटोकॉल की किसकी गाड़ियां कम हुई है। हम बताएंगे कि कितनी गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, कभी जाके देखिए कितने शॉपिंग मॉल के बाइक खड़ी है एक मास की शॉपिंग के लिए, सरकारी अफसरान की बच्चों की शॉपिंग के लिए, कहाँ गई है, और वो पेट्रोल की और नहीं है, वो पेट्रोल सरकार का है, पेट्रोल सरकारी पेट्रोल है। आज वो एक दादो शुमार आए थे ना कि एक माह में कितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है, कितने अरब का पेट्रोल इस्तेमाल होता है, कितने करोड़ों का पेट्रोल इस्तेमाल होता है। तो यह नजर आ जाएगा। सर, ये आवाम को समझते क्या है? जो आवाम के लिए करते दावे किए गए हैं, आज सारा कुछ हुआ है, आवाम को समझते क्या है? मुझे बताएं कि इनकी एक शमाइला राना साहिबा है, उन्होंने पता क्या कहा एक टीवी टॉक शो में, सुना ना आपने? उन्होंने कहा जनाब क्या हुआ, हमने बड़ा रहम किया है, अगर हम इसकी बढ़ा देते कीमत 100 रुपए तो आप क्या कर लेते? वाकई आवाम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो बोलेगा राणा साहब वो कह रहे हैं कि मेरा बयान एडिट करके चलाया गया है। यार सदके जाऊं, चल क्या एडिट किया गया? चले करे ना केस उसमें, अगर एक समय एडिट किया तो केस करे ना। जब बहाने सबके पास कि जब किया जाता, अच्छा वो जो एक इंजमिन पे केस हुआ था वो भी एडिट करके किया गया था। यादें माजी जो है ना, उसे भूलना नहीं चाहिए। वो बड़ा अजाब होता है, नहीं बोलना चाहिए। बेर बकरियां हैं ये, हम सब, ये कौम जो है ना, ये बेर बकरियां हैं। ठीक है रान साहब, बेर बकरियां बन रान साहब, जो उनका क्लिप वायरल हो रहा है ना, वो हम जरा नाजरीन को एक बनाते हैं कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। एक महकमा जिसकी ड्यूटी है प्राइस को मैनेज करने की, प्राइस बढ़ाने कम करने की, तयन करने की, तखमीना लगाने की, उसने 110 की समरी भेजी है। लेकिन आपके वजीर आजम ने कहा है कि नहीं, इतना बोझ जो है अवाम पे हम नहीं डाल सकते। 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना, अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? जी राणा साहब, वो कह रही है कि जी 110 की समरी भेजी गई थी, और जो ज़्यादा वायरल हुई चीज़ वो सिर्फ इतना जुमला हो गया कि अगर 110 बढ़ा लेते तो कोई क्या कर लेता। हाँ, तो मुझे बताएं इसमें हमने कौन सी ये बात कही है कि जनाब ये इन्होंने कुछ और कहा? हम तो यही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। वो क्या कर लेते? कौन कर लेता? किसमें हिम्मत है? किसी में नहीं है, क्योंकि हम इंसान तो है ही नहीं, हमें ये इंसान समझते नहीं, हमें ये बेर बकरियां समझते हैं। इस अवाम को ये समझते हैं कि ये अवाम है, इसको जूते मारो, इसके साथ जो मर्जी करो, इसने कौन सा बोलना है? भाई नहीं बोलना, हमने कानून नहीं तोड़ना। हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ जुल्म मत इतना करें, बिल्कुल हमारे साथ ऐसा करें। साकिब साहब, आप पे आने से पहले अवामी जो रद्द-ए-अमल है, अवाम को कितना मसला हुआ है और अवाम क्या राय रखते हैं, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वो सुनाते हैं, फिर मैं सब आपकी तरफ आता हूँ।
जी मैं रक्शा चलाता हूँ। पहले हमारे इतनी महंगाई, इतने हालात खराब थे कि हुकूमत ने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि पहले बचत 500-600 थी, अब हम क्या बचा के ले जाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाएं ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। पेट्रोल का रेट बढ़ते ही हर चीज महंगी हो जाती है, आटा घी चीनी ये सारी चीजें महंगी हो गई हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल का रेट कम किया जाए। से ये पेट्रोल महंगा हुआ है और आवाम पर ये 55 रुपए का बम गिराया गया है। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं, हुकूमत कुछ होश के नाखून ले, आवाम पर ऐसा जुल्म ना करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और आवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि कुछ अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें और पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए जाए। देखें जी इतनी पहले महंगाई है, हुकूमत ने फिर डबल पेट्रोल बढ़ा दिया है। हमारे बस का भी काम नहीं है जी, मेहरबानी की पेट्रोल की कमी की जी। साकिब साहब, एक जाने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, खित्ते में सबसे ज़्यादा है अगर हम हमसाया ममालिक के साथ मुकाबला करें। फिर स्टॉक आपके पास मौजूद था, फौरी बढ़ा दी गई हैं। क्या अब जो हुकूमत इकदाम कर रही है कि हम सरकारी फ्यूल बंद कर रहे हैं, हम अलाउंसेस कम कर रहे हैं, हम प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं, क्या ये इकदामात बढ़ती हुई महंगाई को रोक सकेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको ये उस लेवल पर रोक सकेंगे। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो बैनुल-अक़वामी सतह पर अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो ये फ्यूल प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं और फ्यूल प्राइसेस जिस दिन हुकूमत ने ये ऐलान किया उस दिन भी ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 37 जो रुपये हैं वो हुकूमत बढ़ा सकती थी अगर उसके साथ बिल्कुल बैनुल-अक़वामी प्राइसेस के साथ ही उसको जो है वो मवाजना किया जाता। लेकिन इन्होंने 55 रुपये बढ़ाई, यानी कि जो इजाफी तकरीबन 18 रुपये उसमें इजाफी जो है वो बढ़ाया गया। और फिर पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा किया गया। फिर जो मिट्टी का तेल है उसका बताया ही नहीं गया कि 130 रुपये उसको महंगा कर दिया गया। हुकूमती जो इक़दामात हैं यकीनी तौर पर वो एक पॉजिटिव स्टेप्स हैं कि स्कूल बंद करना, ऑनलाइन क्लासेस हों, वर्क फ्रॉम होम हों या जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ जो वो कम करना या उनके फ्यूल बंद करना, ये नो डाउट जो है वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं। लेकिन जो ये फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं हमजा साहब, ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को अफेक्ट करेंगी। जो आपने शॉर्ट सुनाए, रिक्शा ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, आम छोटी मोटी कोई दुकान वाले हों, मतलब जो छोटे जो कारोबार वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट इसलिए भी करेंगे। एक तो ट्रैवलिंग कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ ट्रैवल करके एक से दूसरे शहर में जाती है। वो सब्जियों से लेकर बड़ी बजरी, सीमेंट से लेकर, अब कौन किस किस चीज़ का आप नाम लेंगे कि वो जो है वो उस पर असर आएगा। फिर ये जो ट्रांसपोर्ट जो है वो एक से दूसरी जगह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शहरों में, एक से शहर से दूसरे शहर, मतलब उनमें बेताशा इजाफा इसलिए मैं कहता हूँ कि क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा हिसाब रखना है। और एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, माजी में भी पिछले 2 साल में भी बढ़ती नहीं, आपको याद होगा 30-30 रुपये बड़े थे जब ये 2022-23 में जब IMF के साथ हमारे मामलात चल रहे थे। तो उस वक़्त जो ये ट्रांसपोर्टर्स थे उन्होंने अपने किराए बढ़ाए, जो एक शहर से रावलपिंडी से लाहौर या कराची या ये होती है, तो वो किराए जब फ्यूल बढ़ जाता है किराए बढ़ा दिए जाते हैं। जब कम होता है तो वो उस रेशो पे कम ही नहीं होते, वो उसी जगह पे थोड़ा सा 150 का फर्क पड़ जाता है। अब की बार तो 500-800 रुपया उन्होंने ये मेरे ख्याल में जो यहाँ रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुख्तलिफ जगहों पे ये बढ़ा लिया। लेकिन ये कम होगा तो वो कम नहीं हो सकेगा। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये इसको मिसमैनेजमेंट कहें या जो भी कहें, ये जो होती है इसका अल्टीमेटली अवाम पर असर आता है। और हमारे यहाँ फिर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। हुकूमत को बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और मैक्सिमम उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप 15-18 रुपए आप नहीं बढ़ा सकते थे तो क्या ज़रूरत थी। हमें भी अंदाज़ा है कि अगर ये जंग मज़ीद 2-4 हफ्ते चलती है तो ये मज़ीद पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगी। आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ेगा आवाम को। बहुत ज़्यादा बर्डन मेरा ख्याल है उस आवाम पर इतना ही डाला जाए। फिर एक और आखिरी मैं कमेंट इस पर यह करूँगा कि आप देखें ना, सिंपली आप लें कि जो सरकारी मुलाजमीन है या प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन है, अगर किसी की एवरेज जो सैलरी है 25-30 या 40-50 हज़ार भी है, तो वो
पैकेज सैलरी का तो वही है ना जी। तो इस तरफ से महंगाई का लेवल कितना ऊपर चला गया है, तो कैसे मैनेज होगा? आगे ईद आ रही है, रमजान अभी जा रहा है, ईद आ रही है, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज होगी? बहुत मुश्किलात हैं। ये कोरोना जैसा मतलब अल्लाह करे वो उस किस्म की मर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि कोरोना जैसी एक सिचुएशन जरूर जो है वो हमारे सामने जो है वो आ चुकी है। अब इसको हैंडल सब ने मिलकर करना है। हुकूमत को थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए कि अवाम इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं साकिब साहब। यहाँ पर सबसे जो परेशान कुन बात है, जाहिर है हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन परदेसी जो हैं वो घरों को वापस जाते हैं ईद उल फितर पर। मेरी 3-4 लोगों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हम वापस घर नहीं जाएंगे क्योंकि जो हमारा किराया है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वापस जाएं, फिर हमने काम पर इधर आना है, तो इसलिए बेहतर है कि हम वापस ना जाएं। आप भी अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको ये फैसले करते हुए मज़दूर तबका, गरीब लोग, मुतवस्सित तबके के लोग करते हुए नज़र आ रहे होंगे, जो कि हुकूमत को इस हवाले से लाजमी तौर पर कोई देखना चाहिए। सब्सिडी की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि IMF ने हमें सख्ती की और हमने 55 रुपए बढ़ा दिए थे, तो सब्सिडी कहाँ से किस चीज़ पे मिलेगी, जिसकी राना साहब भी जिक्र कर रहे थे। पता नहीं गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, लेकिन किस ये मुतवस्सित तबका जो है, गरीब लोग जो हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। तो हम बात करेंगे, शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। अवान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। पहले हमने कोविड-19 में देखा था हुकूमत की जानिब से, जाहिर है जो थिंक टैंक बैठते हैं, जो बेहतरीन फैसले समझ आते हैं उस वक्त यकीनी तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से किए गए थे, लेकिन उस वक्त की ऑपोजिशन हमें मुतमईन नज़र नहीं आती थी। आज सर टेबल टर्न हो चुके हैं, आप लोग ऑपोजिशन हैं और अब की गवर्नमेंट कुछ फैसले कर रही है। 55 रुपए सर बढ़ा दिए गए, आम आदमी कहता है मेरी कमर तोड़ दिया इन्होंने, और आज कुछ फैसले सामने आया कि जी कि हम प्रोटोकॉल भी बंद कर देंगे, सरकारी फ्यूल भी बंद कर दिया जाएगा, अलाउंस में भी 50% कमी कर दी जाएगी, प्रोटोकॉल की गाड़ियां जो हैं वो अब नहीं नज़र आएंगी, मैक्सिमम एक सिक्योरिटी की गाड़ी नज़र आएगी। सर हुकूमत ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर सकी कि ये मसाइल सामने आ गए हैं, और थिंक टैंक जो इस वक्त की हुकूमत का आपको ठीक लगता है, उनको तो नहीं लगता था जब आप लोग गवर्नमेंट में थे? सबसे पहले तो हमें माजी में जाना होगा और कुछ डेटा हमें देखना होगा कि कोविड शायद जो मौजूदा बहरान है इससे बड़ा बहरान था, क्योंकि ऑल ओवर द था, ये तो एक खित्ते में है, और उस वक्त 119-20 रुपए बैरल चला गया था जो रेट है पेट्रोल डीजल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 150 रुपए अपने लोगों को पेट्रोल दे रही थी। अब इन्होंने 60 रुपए खरीदा हुआ, 60 रुपए पर लीटर जो बैरल है वो खरीद कर अपने लोगों को ये 322 रुपए बेच रहे हैं। अभी जो 90 रुपए बैरल वाला है वो पहुंचना है 1 महीने बाद। 1 महीना जो इनके पास पड़ा था उसमें 113 अरब रुपए इन्होंने गरीब आदमी की जेब से निकाल लिए हैं, ये डकैती की है इन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिलीफ दिया था, ये बोझ डाल रहे हैं, ये बड़ा वाज़ह फर्क है। कहाँ 150 रुपए और कहाँ 325, कहाँ 119 रुपए फी बैरल और कहाँ 90 रुपए, वो भी अभी आना है। ये ज़हन में रखिएगा, ये 60 रुपए जो खरीदा हुआ है वो दे रहे हैं। ये जो आज ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं कि जी हम अपने प्रोटोकॉल जो है ये कम कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं किए? पाकिस्तान इंसाफ के CM जो है KP में, वो जब बने हैं CM तो उसी दिन उन्होंने अपना सारा प्रोटोकॉल वापस किया, और इतना प्रोटोकॉल उनके साथ होता है जितना सिक्योरिटी वालों ने इनकार कर दिया था कि अगर इतना नहीं होगा तो हम साथ ही नहीं चलेंगे। क्या हम पहले मुतम्मिल हो सकते थे इतने बड़े प्रोटोकॉल्स के कि ये जो लेके फिर रहे थे? क्या मजाक कर रहे हैं ये अपने लोगों के साथ? करना क्या चाहते हैं ये? शफकत अवान साहब, ये बताइएगा कि आपके जो इतराज़ात हैं वो समझ आ रही है, लेकिन हुकूमत जो है वो एक एमरजेंसी सूरत हाल में है। जिस तरह कोरोना में था, जिस तरह आपने ठीक कहा कि वो वर्ल्ड वाइड था, ये खित्ते में है, लेकिन एक एमरजेंसी सूरत हाल तो मौजूद है ना, कि जिस तरह ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वहाँ उन पे अटैक शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ ममालिक उसको बंद करने का सोच रहे हैं। आइंदा आने वाले वक्तों में, दिनों में जो है मज़ीद बहरान आने को है, तो हुकूमत ने कबल अज़ वक्त एक इकदाम उठाया है, या ये जो अपनी कफ़ायतशारी की एक मुहिम का ऐलान वो कर रहे हैं, स्कूल्स बंद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव स्टेप्स हैं। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी फॉलो किया, बल्कि सबसे पहले अनाउंस किया है कि हम ये करने जा रहे हैं। तो
तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको आपको ऐड करना चाहिए कि ये भी करें गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ चीज़। हम क्या करें गवर्नमेंट के साथ मिलके? हम गवर्नमेंट के साथ ये मिलके करें कि आप पुराना जो पड़ा हुआ स्टॉक है वो गरीब आदमी की जेब पे डाका डालें और उसे महंगा बेचें। हम इस बात में सपोर्ट करें गवर्नमेंट को। क्यों करें सपोर्ट? जब गवर्नमेंट गरीब आदमी पे डाका डालेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम सपोर्ट नहीं करेगी। जब कोविड था तो हमने डाके नहीं डाले थे, कोविड को अपॉर्चुनिटी नहीं बनाया था पैसे इकट्ठे करने के लिए गरीबों से, बल्कि कोविड को हमने लोगों को रिलीफ दिया था। ये तो अपॉर्चुनिटी इन्होंने बनाई है कि जी चले एक मसला बन गया, ये 100-150 अरब डॉलर जो है या इतने अरब रुपए जो है ये इकट्ठे कर लें गरीब लोगों से जिनकी रोटी नहीं पूरी हो रही। हम क्या सपोर्ट करें? हाँ ठीक है, जो आज इक़दाम कर रहे हैं प्रोटोकॉल कम, मैं तो ये कह रहा हूँ आज क्यों कर रहे हैं? क्या हम तो प्रोटोकॉल के मुतम्मिल ही नहीं हो सकते? प्रोटोकॉल था, होना क्यों चाहिए? क्या कोई मिनिस्टर जब बनता है उससे पहले एक गाड़ी में फिर रहा होता है तो उसके बाद 10 गाड़ियों में क्यों? जब कोई वजीर आजम नहीं रहता तो वो 2 गाड़ियों में फिर रहा होता है तो फिर 20 गाड़ियों में क्यों? जब कोई ऑफिसर जो है वो अगर वो जाती हैसियत में आपके दौर में भी तो ये प्रोटोकॉल तो रहा है ना वजीरों के पास या बाकियों की, आपके दौर में भी रूटीन में जो प्रोटोकॉल है ये कभी इस तरह खत्म तो नहीं हुआ ना? चले फिर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें सोहेल अफरीदी के प्रोटोकॉल का और मरियम नवाज के प्रोटोकॉल का, आप इस बात को समझ जाएंगे कि प्रोटोकॉल का कितना फर्क है। नहीं, सोहेल अफरीदी का अली अमीन से कर लीजिए ना सर, वो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी ने आते ही जो है प्रोटोकॉल कम किया। हम अगर वो ठीक जा रहे होते, अगर हम समझते कि वो ठीक गवर्नेंस है तो हम उन्हें चेंज क्यों करते? अच्छा, गवर्नेंस की वजह से चेंज किया गया, ये भी आज आप इंकिशाफ कर रहे हैं, आज तक हमें पता नहीं लगा वैसे क्यों चेंज किया है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक बंदा ठीक जा रहा हो और कोई इतराज ना हो किसी को उस पे, तो उसको चेंज नहीं किया जाता। कोई गलती, कोई खराबी या कोई बेहतरी की उम्मीद हमें थी तो तभी चेंज किया है। चले ठीक है, जो बंदा हमारा है वो बेहतरी लेके आया है। अमान साहब को मशवरा, आप लोग जो पीटीआई वाले सोच रहे हैं या आप लोगों के मतलब के ब्रिलियंट माइंड्स आप लोगों के जो हैं, क्या गवर्नमेंट को अब करना चाहिए है? क्योंकि मशवरा तो देना चाहिए, जाहिर सी बात है सबके दिल में इस अवाम का दर्द है, तो आप लोग क्या मशवरा देंगे कि भाई आप ये इकदाम तो चले आज आपने बड़े अच्छे किए, ये करें जिससे अवाम को कोई फायदा होगा, वो क्या है? देखिए, ये जो इकदाम इन्होंने किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं, लेकिन एक काम मैं बिल्कुल ये पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज में बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मशरिक़ वस्ता का, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नहीं तो फिर हम उस बहरान में चले जाएंगे जिसका कोई हमारे पास वापसी नहीं होगी। शफकत अवान साहब, ये बताइएगा कि एक तो जो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने इन कैमरा ब्रीफिंग रखी थी, आप नहीं गए, फिर ये कहा गया पार्लियामेंट में करवाने का आपने किया था मुतालबा, उस हवाले से कोई खैर खबर है? कोई गवर्नमेंट को अब सोच रही है कि पार्लियामेंट में कोई इन कैमरा ब्रीफिंग करवाए? और दूसरा साथ ही मुझे ये बता दीजिएगा कि इस सारे मामले में पिछले 15-20 दिनों में हम देख रहे हैं इमरान खान साहब का मामला, शिफ्टिंग केसेस, वो थोड़ा सा स्क्रीन से हट गया है या उसको ज़्यादा वो अंडर डिस्कशन अब नहीं रहा? देखिए, एक बहुत बड़ा बहरान क्योंकि चल पड़ा है तो वो तो थोड़ा सा मामला होना था, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ब्रीफिंग हुई है पीएम हाउस में, ये हमारी डिमांड पे हुई है। हमने कहा था कि करवाएं, आप इन कैमरा ब्रीफिंग दें पार्लियामेंट में, और इसको ये उठा के ले गए पीएम हाउस में। तो हम आज भी कह रहे हैं कि आप पार्लियामान को आप बेशक बेतौकीर आपने कर दिया है, आपके हिसाब में उसकी वेटेज नहीं है, लेकिन जैसी भी है पार्लियामान तो है ना, आप पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफिंग दें। यहाँ पर जितने भी मेंबरान हैं वो स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, आप उनको लें, उनको इन कैमरा ब्रीफिंग दें तो हम बिल्कुल जाएंगे उसमें। बाकी इमरान खान साहब के केसेस कल भी लगे हुए हैं, परसों भी लगे हुए हैं, हमारा पूरा फोकस है उन पे, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा बहरान चल रहा है तो डेफिनेटली वो मीडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि एक सिनेरियो बना हुआ है, इसलिए शायद आप समझ रहे होंगे कि इमरान खान साहब कहीं पर्दा में चले गए। साहब एक चीज साथ ही ऐड कर दूं, सरदार लतीफ खोसा साहब भी वकील हैं, कल भी केस लगे हुए हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब ईद घर में पड़ेंगे, मतलब रिहा हो जाएंगे। तो इस पे क्या आपकी पार्टी में कोई बात हुई कि वाकई कोई चांस है, कोई बिहाइंड द सीन को चल रहा है या कोई क्या मामला है? ये तो खोसा साहब की पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं उसका बिल्कुल जवाब नहीं दे सकता, ये पार्टी पॉलिसी की स्टेटमेंट नहीं है।
तो ये तो इसका जवाब वो ही दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। ठीक है सर, लेकिन ईद के बाद सुना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्लान तैयार रखती है कि किस तरह से इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाएगा या किस तरह से मुलाकात का कम अज़ कम जो है बंदोबस्त करवाया जाएगा। लेकिन अब जो हालात आप इंटरनेशनली भी देख रहे हैं, हुकूमतें शायद जा रही हैं कि थोड़ा सा ये लॉकडाउन ही ना हमें करना पड़ जाए। जो हालात हैं कि हमें वैसी अपनी मिनिमल करनी है, ये जो हम फिर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उस नकलो हरकत को, तो कुछ चांसेस हैं कि ईद के बाद पीटीआई को प्लान रखती है अभी भी कि इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले में या फिर उनकी रिहाई के मामले में, या ये चीज़ें भी डिले हो जाएंगी? देखें, हम तो बिल्कुल प्लान रखते हैं और हम इसके बाद बिल्कुल भरपूर तरीके से आएंगे। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी, अगर इस मुल्क के कोई खैर खा है तो थोड़ा सा वो भी सोचें। अब कल हम निकले तो फिर ये ना कहें जी देखें अपोजिशन क्या कर रही है। गवर्नमेंट भी एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाए, एटलीस्ट खान साहब की मुलाकातें खुल जाए, उनका इलाज हो जाए, सबसे जरूरी जो चीज है। तो मैं भी इस हालात के पेश नजर ये जो एहतजाज है वो डेफर हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट का अगर यही रवैया रहे और फिर हम निकले तो हमें ये कहा जाए कि जी देखिए अपोजिशन क्या कर रही है, इन हालात में अपोजिशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और भाई गवर्नमेंट को भी तो कुछ पॉजिटिव करना चाहिए। क्या सारा कुछ अपोजिशन नहीं करना है? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना है इस मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक है। अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ माहिर मईशत हारून शरीफ साहब मौजूद। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो इस पर हमें बताइएगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है। एक दफ़ा जब सवाल हुआ गवर्नमेंट से कि आलमी मंडी में कीमतें नीचे आ गई हैं, तो उन्होंने हमें बताया था कि 40 से 45 रोज़ बाद अभी जो हम ऑर्डर देंगे वो तेल पाकिस्तान में पहुँचेगा, वो जहाज़ लंगर अंदाज 40 से 45 रोज़ में होंगे। तो अभी सर जब कीमतें बढ़ी हैं तो ये बढ़ा दी गई हैं, ये बढ़ाना ज़रूरी क्यों था या ज़रूरी नहीं था? पता नहीं हुकूमत ने क्यों डिसीजन लिया, आप क्या समझते हैं? जी, इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल में हुकूमतों को दोनों साइड पे एक्शन लेना पड़ता है। डिमांड को घटाना पड़ता है और जो सप्लाई है उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हमारी हुकूमत ने सप्लाई साइड के लिए इन एंटिसिपेशन कि तेल की कीमत ऊपर जा रही है तो इन्होंने कीमत बढ़ा दी, क्योंकि तेल हमेशा फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में खरीदा जाता है कि मुस्तकबिल में डिलीवर होगा। जो रिजर्व्स होते हैं वो साथ साथ डिप्लीट होते जाते हैं जैसे जैसे इस्तेमाल होता है, तो कंटिन्यूस बाइंग चल रही होती है, तो एवरेज प्राइस लेते हैं। ये कीमत जो उन्होंने बढ़ाई, इसको अगर हफ्तावार करके स्टैगर्ड तरीके से बढ़ाते बजाय इसके कि पैनिक में अचानक 21% बढ़ा देते, जिस पे लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया, इसलिए आपने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा। दूसरी चीज़ इसके अंदर के डिमांड को कम करने के लिए अभी तक कोई ऐसा मेजर अनाउंस नहीं किया गया कि ट्रांसपोर्ट का पेट्रोल की कॉस्ट कम की जा सके, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम किए जा सकें, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो, कार पूलिंग शुरू हो। देखिए ना, इमरजेंसी की सूरत हाल में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब आप दोनों को अगर कंबाइन करते हैं डिमांड को, तो आपके रिजर्व्स, क्योंकि डिमांड कम होती है, वो कुछ हफ्ते आगे चले जाते हैं। ये एक मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का मुझे फुकदान दिखाई देता है। साकिब साहब, अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये जो कंपनीज हैं, ऑयल कंपनी, सारा प्रॉफिट, सारा मुनाफा जो है वह हुकूमत ने ये सारा कुछ करके उनको दे दिया, और बज़ाहिर वो तासुर दे रहे हैं कि कोई मिली भगत भी नज़र आ सकती है कि इस एमरजेंसी सूरत हाल में उनको भी फ़ायदा दे दिया गया। एक सवाल ये, दूसरा सर ये कि जो सऊदी अरब है उसने जो मुतबादल रूट से तेल की फराहमी की बात की थी, वो पाकिस्तान को कास्टली पड़ता है, कितना कास्टली पड़ता है? और दूसरा जो अबनाए हुरमज़ है, वहाँ पे ईरान ने ये कहा था कि अमेरिका और इसराइल के जो जहाज़ हैं हम उनको नहीं गुजरने देंगे और बाकियों को गुजरने देंगे। तो वहाँ पे क्यों नहीं ऑयल की जो जहाज़ हैं, या नहीं आ रहा ऑयल वहाँ से, उन गुजरगाहों से? जी, 3 हिस्से आपके सवाल के। जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं उनके व्यू में ये है, क्योंकि जो हम ऑयल की जब प्राइसिंग करते हैं तो उसमें एक शेयर होता है जो मार्केटिंग कंपनीज को पे करना है, एक पेट्रोलियम लेवी होती है जिसको PDL कहते हैं जो टैक्स है, इसके अलावा उसके अंदर बाकी कुछ चार्जेस हैं। उनका ये कहना है कि आपने जो कीमत बढ़ाई है वो आपने लेवी नहीं बढ़ाई कि हुकूमत के ख़जाने में पैसा जाता, आपने वो पैसा सारा दे दिया पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज को, जो कि उनके हिसाब से गलत है।
मेरे भी हिसाब से बैलेंस करना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोल खरीदती कि मेन डॉलर्स तो हुकूमत पे करती है, फिर ये मार्केटिंग कंपनीज तो उसको आगे बेचती हैं। तो ये तो पहला हिस्सा है कि वो हुकूमत के पास चॉइस थी, अवाम ने तो पैसा देना ही देना था, लेकिन वो किस किटी में जाता है वो हुकूमत ने किया। अब ये मिली भगत का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये अगर है तो बहुत अफसोसनाक बात है। सर ये बताइएगा कि हमने आज देखा कि तकरीबन 25% जो है वो कीमतें बढ़ गई, 116 तक टच किया, और फिर हमने इतनी वॉलेटिलिटी देखी है उसमें क्या फिर 100, 102, 104 यहाँ तक जो है चीज़ें आ गई हैं। इतना वॉलेटाइल क्यों है? अगर बढ़ गई थी तो ऐसी तो कोई खबर भी नहीं आई कि अचानक से कम हो गई। जी, दुनिया की जो लीडरशिप इस वक्त है वो इस कदर इरेटिक है, और एक डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट या मीटिंग के ऊपर मार्केट्स बड़ी सेंसिटिव होती हैं। एक अटैक हुआ, मिसाइल गिरा, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया तेल की खरीदारी जो होती है वो स्पॉट नहीं होती, फ्यूचर की होती है। अगर किसी को लग रहा है कि ये तूल पकड़ रही है मजीद, ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंसिफाई हो रहा है, तो स्पेकुलेशन भी शुरू हो जाती है। देखें, ये खाली सप्लाई का गिरावट नहीं है, इसके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि आया मैंने जो ऑर्डर दिया है वो डिलीवर भी टाइमली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो उसको देखते हुए अनसर्टेनिटी की एक प्रीमियम कॉस्ट थी कि 116 कुछ तक ऑयल की प्राइसेस आज चली गई, लेकिन आपने देखा फिर करेक्शन आ गई। मेरी अभी भी प्रेडिक्शन है कि अगर ये वॉर के ऊपर कोई पीस की तरफ प्रॉपर खबर आती है तो ये प्राइसेस बड़ी तेजी से फिर से 20% नीचे की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर नहीं आती तो इट कैन एक्चुअली गो अप, जो कतर के मिनिस्टर कह रहे हैं 140। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो द न्यूज़ में आज एक स्टोरी आई है कि पाकिस्तान जो तवील मुद्दती इक़्तिसादी तावन बढ़ाना चाह रहा है सऊदी अरब के साथ, कोई वहाँ पे उनको कहा गया है, उस पर आपका क्या कमेंट है कि मतलब क्या ये चल रहा था पहले से ही या इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने ये उनको रिक्वेस्ट की है? जी, मैं सऊदी अरब से खुद क्योंकि डील करता रहा हूँ और ये सारा पैकेज बनाया था 5-6 साल पहले, तो मुझे इसकी कुछ समझ है और आजकल भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ उनको। देखिए, पाकिस्तान से सऊदी अरब का गिला ये है कि आप हमें कोई सॉलिड इकोनॉमिक प्रपोजल नहीं देते जिसके ऊपर हम आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। हुकूमत जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से ज़्यादा सरकार चलाने में इंटरेस्टेड है, अपना बजट की किताब को बैलेंस करने में इंटरेस्टेड है। तो अभी जो पैकेज दिया है, जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो उन्होंने पुराने ही पैकेज के अंदर रिलैक्सेशंस मांगी हैं कि जी अगर आपका $5 अरब का डिपॉजिट है, 1 साल का रोल ओवर होता है, उसको 10 साल पे ले जाएं। आप हमें $5 अरब की ऑयल की पेमेंट ना लें, उसको 10 साल के लिए डिफर कर दीजिए। इस तरह की हमने चीजें उनसे मांगी हैं। लेकिन ये जो चीजें आप मांगते हैं, इस पे एक बहुत अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान ये चीजें कोई इकोनॉमिक आर्गुमेंट पे नहीं ले रहा कि जी हमारी इससे इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। लेकिन इकोनॉमी तो इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएगी, जॉब क्रिएट होंगे, चीजें बनेगी, फिर ठीक होगी। ये तो हुकूमत की किटी में पैसा आता है, एक सर्टेनिटी बढ़ जाती है। अब जब वो पैसा आता है, ये जियोपॉलिटिकल और ये जो दफाई एग्रीमेंट है, इसकी ग्राउंड पे ये पैसा मांगा जा रहा है। इसकी एक कॉस्ट है, क्योंकि कल को वो इस पे आपसे एक रिटर्न मांगेंगे, कैश का नहीं कि जी हमने तुम्हारी मदद की थी, अब सिक्योरिटी में आप हमारी मदद कीजिए। सो पाकिस्तान ये थिंग्स कुड बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि अगर आपको याद हो जब मैं वजीर था और बातचीत कर रहा था, भी एक हमारा कतर और मलेशिया का बैलेंस करने में सऊदी अरब खफा हो गया था। सो हमें ये चीजें बड़ी केयरफुली देखनी है कि जिसको इकोनॉमिक्स में जियोपॉलिटिकल रेंट कहते हैं, कि ये ज्यादा इनकी असल कॉस्ट जो पे करती है नेशंस, वो खाली सूद देने से कहीं ज्यादा हो सकती है। हमें केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। ठीक है सर, आप खफगी का जिक्र कर रहे हैं कि कोई खफा हमसे जो है हो जाता है, एक IMF भी है, उनकी भी खफगी का हमें सामना रहता है। लेकिन जो उनकी तजावीज़ हैं, अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें तो जाहिर सी बात है वो ठीक चीज़ें बताते हैं कि भाई आप अपने खर्चे तो कम करें इस हवाले से। लेकिन जो जंगी सूरत हाल है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अवाम एक्सपेक्ट करते हैं, आम आदमी एक्सपेक्ट करता है कि हुकूमत हमें सब्सिडी देगी, हुकूमत हमारे लिए सहूलत पैदा करेगी। लेकिन IMF को सब्सिडी वर्ड बहुत बुरा लगता है। क्या IMF हमें सब्सिडी देने की इजाज़त देगा हमारी गवर्नमेंट को?
जी, IMF को सब्सिडी का वर्ड वहाँ बुरा लगता है जब आप कंपटीशन को ख़राब करते हैं और जो इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं है उसको सब्सिडी दे के चलाते हैं। IMF जो है गरीब आदमी को अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं उसकी सब्सिस्टेंस के लिए, पॉवर्टी के लिए, वहाँ पर वो सिंपैथेटिक होता है। अच्छा। अभी जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि जो हमारे दो सूबे दोनों कॉन्फ्लिक्ट के जोन में है, KPK भी है और बलूचिस्तान भी है। एक ईरान के साथ बॉर्डर है, एक अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पर खासा प्रेशर आएगा लाइवलीहुड पर, लोगों पर, गुर्बत में। तो हमें दो काम करने चाहिए। IMF आपको वेवर नहीं देगा क्योंकि अब हम पॉलिटिकली की उनकी बहुत तरजीही ममालिक नहीं है अमेरिका के। वो हमारे जो टारगेट्स हैं अगली ट्रांच के, हमें उनको डिफर कराने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने ये पैसा बचाना है, लोगों पे खर्चना है, उनकी फलाह बहबूद पर। आप इसको 6 माह के लिए, अभी जो आपका टारगेट था टैक्स कलेक्शन का, बजट डेफिसिट का, इसको आगे ले जाइए। ये IMF देख सकता है अगर क्रेडिबल प्लान हो। अगर आप कहें कि IMF अपनी कंडीशन से पीछे हट जाए और कहे जी जिसको मर्जी आप सपोर्ट करें, आई डोंट थिंक कि वो दिन हमारे लिए पॉसिबल है। अच्छा सर, ये हमें बता दीजिएगा कि जब हम मिडिल ईस्ट की खासतौर पे बात करते हैं, जिन ममालिक के साथ इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़्लाइट्स में प्रॉब्लम आ रही है सर, वहाँ पर टूरिज़म इकॉनमी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, फिर जितनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आती है वो भी टूरिज़म के थ्रू आ रही होती है, और अब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, बिलियनर्स आके दुबई में बैठे हुए हैं, कतर में बैठे हुए हैं, मतलब दोहा में बैठे हुए हैं। अगर सर ये जंग तवील होती है, हम लोगों का तो जो हाल है वो तो हमें पता ही है, वो लोग कितनी देर तक अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अमेरिका पे प्रेशर डालें, इसराइल पर प्रेशर डालें कि बस करें, ये जो आपने मामला शुरू किया है, वो कब तक अफोर्ड कर सकेंगे? जी, उनके पास प्रेशर डालने के लिए दो ही चीजें हैं। एक ऑयल सप्लाई की, वो अगर वो बंद कर देते हैं तो प्रेशर पड़ता है। दूसरा ये है कि उनके जितने ऑयल का पैसा है वो सारा अमेरिका में और वेस्ट में री इन्वेस्ट हुआ है। वो कह सकते हैं कि वापस करें, लेकिन अमेरिका ने आज तक पैसा तो वापस किया नहीं किसी का। सो ये इनके पास बार्गेनिंग पावर इतनी है नहीं। इन्हें वे जो छोटी स्टेट्स हैं जैसे कुवैत है, UAE है, बहरीन है, कतर है, इनकी बार्गेनिंग पावर ना, इनके पास अपनी सिक्योरिटी के मैकेनिज्म है, ना इनके पास पैसा इनका अपना कंट्रोल में है, ना इनके पास टेक्निकल सलाहियत है। क्योंकि ये सेफ हेवन्स बन गई थी कि बड़ी अच्छी जगह है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सिक्योरिटी है, तो लोग आके यहाँ बैठ गए थे और इनकी लोकेशन अच्छी थी। अब वो एतबार टूट गया है। अब जो लोग चले गए हैं, खासतौर पे कंपनियां और वेस्टर्नर्स, उनको वापस आते बहुत अरसा लगेगा। और मुझे यहाँ पर बड़ा क्लियर सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस दिखाई देता है अगर ये वॉर 2-3 हफ्ते मजीद तूल पकड़ती है। यहाँ पाकिस्तान के लिए कुछ चांस भी हो सकती है अगर हम एक चीज बड़ी तेजी से हालात को चेंज करें। जी साकिब साहब। सर ये अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये अगर जंग जारी रहती है तो पाकिस्तान के लिहाज से अभी जो है वो इन्होंने फ्राइडे को ये पेट्रोलियम प्राइसेस को रिविजिट किया और बढ़ा दी। अब हफ्तावार ये देखने जा रहे हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस तकरीबन ऊपर ही जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है आइंदा हफ्ते अगर ये जारी रहती है 1-2-3 हफ्ते, तो हर हफ्ते हमें 15-20 रुपए जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा पेट्रोल? जी, मुझे तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगर जंग चलती रहती है। और अगर ग्लोबल जो प्राइसेस का इंडेक्स है वो 10% हर $10 की इंक्रीज पर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट में $1 अरब का फर्क पड़ता है। सो हमारे लिए तो $10 मीन्स ह्यूज। जिन मुल्कों के रिजर्व ज्यादा हैं उन पे कम असर पड़ेगा। तो हम तो ये अवाम को ही पास ऑन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई हुकूमत अपने प्रोजेक्ट डिफर करेगी या अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को कोई सब्सटेंशियली कम करती दिखाई देती नहीं है। अगर वो कर लें और वही फ़ायदा पास ऑन कर दें अवाम को तो दैट वुड बी आइडियल। जी ठीक है हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमें वक्त दिया। साकिब साहब, अगर हम ये देखें कि एक फ़ैसला हमारे सामने आया था
कि हम तीसरे सुप्रीम लीडर जो हैं वो ईरान को मिले हैं मुज्तबा खामनाई की सूरत में। आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद के ये साहबजादे हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो बहुत ज़्यादा एतराज़ है ही है, लेकिन कुछ मज़ीद तनकीद का इनको सामना भी है। क्या मतलब जिस तरह रूस ने क्लियर किया कि जी के मुबारकबाद दी और कहा कि ये ईरानी अवाम का हक़ है, चीन का भी बड़ा वाज़े मौक़िफ़ आया है। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो तकर्री है, नामजदगी है, इससे भी कोई प्रॉब्लम आएगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? एक तो हमजा साहब, ये जो इनकलाब ईरान है उस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पासदारान इनकलाब बनाई गई थी। फिर जो पहले खमीनी साहब थे, फिर आयतुल्लाह खामनाई थे, अब जो है वो ये मुज्तबा खामनाई आए हैं। तो ये इसको डिस्करेज किया गया था कि कोई मोरूसियत यानी कि बेटा या कोई उनकी फैमिली में से कोई जो है वो अगला बनेगा, रहबर जो है वो बनेगा, इसको डिस्करेज किया गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो एक जंग की सूरत हाल है और बका की जंग जो है वो लड़ी जा रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जो मुज्तबा खामनाई हैं, उनके वालिद, उनकी वालिदा, उनकी वाइफ वो शहीद हुई हैं जो रिसेंट अटैक हुआ था उसमें। तो उन्होंने अपनी फैमिली को गंवाया है इस सारे मामले में। और बहुत मुश्किल सूरत हाल इस वजह से भी है कि ट्रंप साहब जो है वो कह चुके हैं कि जो मुज्तबा खामनाई हैं अगर वो रहबर आते हैं तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने लीडर बनाना है तो वो मेरी मर्जी या मेरी मुशावरत से करें, ये ट्रंप कह चुका है। अगर उन्होंने कहा कि अगर मुशावरत से ना हुआ तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो एक जंग की बका की, ईरान की बका की जंग लड़ी जा रही है और मौत के मुंह में बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इसमें वहाँ पे ये चुने गए हैं मुज्तबा खामनाई साहब। बहुत कम वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में इनको जब देखा गया है, ये अपने वालिद के साथ बड़े तवील अरसे से जो मुशावरत में या उनके साथ जब वो रहे थे, लेकिन कभी इन्होंने सरकारी ओहदा नहीं लिया। अब अगर ये कहा जाए कि ये नरम मिजाज होंगे या कोई मुज़ाहमती एक किरदार होगा, तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, जो इनका माजी जो है वो बताया जाता है, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये मुज़ाहमत ही होती हुई नज़र आ रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे साकिब बशीर, राना अज़ीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।